हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एग्जैक्टली क्या है कि हमने लास्ट क्लास में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा था और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो आर्टिकल एक्ट है उसमें हमने ये देखा था कि एक प्रोविजन ये भी है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। एग्जैक्टली जो नेशनल लेवल पे स्थितियां है ना, वैसी ही कुछ स्थिति मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी है, बस स्टेट के रिस्पेक्ट में होगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। जो जगह होगा मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, इसका ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा, वो सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो यही चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत टफ नहीं है, इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC, a statutory body established under the Protection of Human Right Act 1993 to protect, promote human rights at the state level। कुल मिलाकर के क्या है कि हमने जो 1993 का ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट देखा था ना, इसी में प्रोविजन ये भी था कि नेशनल के साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाया जाएगा। क्लियर है? देखिए, अ क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर लॉ स्टैंडर्ड सिविल सर्वेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया। क्लियर है? तो इसमें आपको मेन ये याद रखना है कि ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। और वो चीजें रिपीटेशन में है, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा कि किससे कहानियां सुना रहा हूं, आपको परेशान कर रहा हूं, खुद भी परेशान हो रहा हूं। टू द पॉइंट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फालतू की बकैती किए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मतलब शुरू कर ही दिया हमने। तो क्विक रेफरेंस क्या है इसका? तो रेफरेंस जो है SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, वो क्या है, तो 1993 के एक्ट के तहत बनाया गया। ईयर एस्टैब्लिश्ड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो था उसमें, इसमें क्या है, तो ये यहां से है, ये आप ऐसा याद रख लीजिए। और इसमें 3 टोटल मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे और 2 मेंबर होंगे। अच्छा, एक बात और रखना कि याद रखना कि 19 में इसको अमेंड किया गया है, तो यहां पर कुछ प्रोविजन इसके बदले हैं। तो आप ध्यान रखो कि एट प्रेजेंट कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। मतलब जब 1993 की हम बात कर रहे हैं, तब 2019 के बाद सिनेरियो कुछ बदला है, तो वो हम देखेंगे। इनके जो मेंबर्स होंगे उनका टेन्योर कितना होगा, तो 3 ईयर का टेन्योर होगा, ये याद रखिए। और 70 ईयर एज लास्ट लिमिट होगा। मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे और 70 साल एज लिमिट के लिए अपॉइंट होंगे। जो पहले हो जाए उसमें इनको रिटायर कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई 67 ईयर का है, तो या 65 ईयर कर लेते हैं, तो फिर वो 68 ईयर में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर मान लो 69 ईयर के हैं मान लो, तो 70 ईयर में ही रिटायर हो जाएंगे, तो 1 साल ही रहेंगे ये। इस तरीके से कुल मिलाकर के जो पहले हो जाए, मतलब 3 साल का टेन्योर पहले हो जाए या 70 साल पहले हो जाए, उसमें उनको रिटायर होना पड़ेगा, मतलब हटना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो भी इनके रिकमेंडेशंस होंगे उसको 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होगा और बताना होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट रिस्पांस मतलब डिसीजन, मतलब कुल मिलाकर के एडवाइजरी नेचर का है, तो ऐसा तो है नहीं कि बाइंडिंग इन नेचर है, पर 1 महीने के अंदर उसको जवाब देना होगा कि क्या हो रहा है। तो स्टेट मस्ट रिपोर्ट एक्शन टेकन विद इन 1 मंथ। क्लियर है? तो 1 महीने का टर्म होगा, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने दिन के अंदर इस पे एक्शन लेना होता है। एस्टैब्लिशमेंट एंड जुडिक्शन, तो आप देखिए, एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। बहुत सिंपल है, चीजें एकदम टू द पॉइंट फैक्चुअल है, तो बहुत कुछ समझने जैसा नहीं है। तो यहाँ पर मेरे बहुत एफर्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। बहुत लोग हैं जो जबरदस्ती की किस्से कहानियां सुना रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। जो टू द पॉइंट चीजें हैं वो बता रहा हूं, आप ध्यान रख लेना। ठीक है? तो देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है, किससे कहानी सुनना नहीं है, और जबरदस्ती की लिंक कुछ होती नहीं है। आप बस पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और चीजें टू द पॉइंट पढ़ के आगे बढ़िए। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। मेरे को लगता है क्वालिटी ही नहीं है, बाकी के आपके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक के साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सारी चीजें हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है? यहाँ पर टू द पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं, साथ में आपको MCQ दे ही देते हैं, तो आपका काम हो जाता है पूरा। लगभग 80, 90, 100% तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, विच ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एट द सेंट्रल लेवल। क्लियर है? इसी एक्ट के तहत क्या बनाया गया था, हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी इसी एक्ट के तहत बनाया गया है। और इसी एक्ट में ये कहा गया था 1993 के एक्ट में कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाया जाएगा। क्लियर है? ये देखिए, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां होगा? तो जहां स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ले।
क्लियर है, मतलब जहां पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि भाई यहाँ पर बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आप एक लाइन में याद रखिए, लोकेटेड एट द प्लेस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, जुडिक्शन क्या होगा, तो स्टेट लिस्ट 2 और कॉन्करेंट लिस्ट 3, मतलब दो बातें हैं इनको, ये स्टेट लिस्ट पे काम करेंगे और कॉन्करेंट लिस्ट, आप ये ना या भी याद रखो तो ये याद रख लो, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे काम करते हैं ये, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल लिस्ट का मैटर है उस पे ये इंक्वायरी जांच कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ही। एक चीज और ध्यान रखना कि जो चीज ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास है, मतलब जैसे मान लो कि कोई केस है, उसका इंक्वायरी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कर रही है, तो उसमें इनका कोई इंटरफेयर नहीं होगा। मतलब ये जब तक इनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कोई नोटिफिकेशन या कोई काम ना दे, तब तक ये मतलब उस मैटर की इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, जो कोर्ट में मैटर पहले से चल रहा है उसका भी ये इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। हम रिपीट कर देंगे फिर से, पर अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली अंडर स्टेट अथॉरिटी और सब्जेक्ट शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो वहां पर ये इंक्वायर कर सकते हैं, वहां पर ये देख सकते हैं, इनके जुडिक्शन में आता है। लिमिटेशन क्या है, इफ अ केस इज ऑलरेडी अंडर एनएचआरसी और अनदर स्टैट्यूटरी कमीशन द एसएचआरसी कैन नॉट इंक्वायर इनटू इट। मतलब कोई केस अगर ऑलरेडी कहीं चल रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में या किसी और कमीशन में या कोर्ट में, तो उसकी इंक्वायरी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं करता है, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसमें क्या है, कंपोजिशन एंड क्वालिफिकेशन क्या है। तो हमने अभी पढ़ा कि एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर होंगे, ठीक है। तो वही बातें हैं, एक चेयरमैन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये पोस्ट जो है 2019 में अमेंड कर दिया गया था और बोल दिया गया था कि हाई कोर्ट के जज को भी बुलाया जा सकता है। क्लियर है, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का था पहले, लेकिन अमेंडमेंट के बाद 2019 में क्या कर दिया गया, बोल दिया गया कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये चेयरमैन के लिए है। मेंबर, जुडिशियल मेंबर होंगे एक, सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज विथ एटलीस्ट 7 years एक्सपीरियंस। मतलब या तो कोई हाई कोर्ट के जज हों जो रिटायर हो गए हों, या कोई जज हों किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, कितने साल के एक्सपीरियंस के साथ, 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो उनको उठा लिया जाएगा, मतलब उठा के लिया जाएगा, उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा, ये चीजें हैं। क्लियर है, देखिए इसके साथ जो सेकंड मेंबर हैं वो किससे आते हैं, तो वो कोई एक्सपर्ट होंगे, किस चीज के एक्सपर्ट होंगे, अ पर्सन विथ नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट। मतलब कोई ह्यूमन राइट का ज्ञाता हो तो इसको भी मेंबर बनाया जा सकता है। तो 3 तरह की बातें हमने देखी, एक चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर होंगे। चेयरमैन कौन होंगे, तो वो जज होंगे। मेंबर कौन होंगे, वो भी जज होंगे। दूसरे मेंबर कौन होंगे, तो एक एक्सपर्ट पर्सन होंगे। इनमें इंक्रीमेंट भी किया गया 2019 में, वो हम देखेंगे जब अमेंडमेंट देखेंगे। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद रह जाए, ठीक है। चलिए, इसके साथ क्या है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, तो अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर एक कमिटी के रिकमेंडेशन के द्वारा। क्लियर है, मतलब गवर्नर करेंगे अपॉइंटमेंट और कमिटी रिकमेंड करेगी कि किसको किसको लेना है। तो देखिए, द गवर्नर अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमिटी। क्लियर है, और ये हाई लेवल कमिटी में कौन होगा, ये रिकमेंडिंग कमिटी की बात कर रहे हैं हम, जो रिकमेंड करेंगे कि इनको चेयरमैन बना दिया जाए, इन लोगों को मेंबर बना दिया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस कमिटी में कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होंगे, चेयरपर्सन ऑफ द रिकमेंडेशन कमिटी। मतलब जो रिकमेंडेशन कमिटी होगी उसके चेयरमैन के रूप में कौन काम करेगा, हमारे जो भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हम बना रहे हैं उसके चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। उसके साथ स्टेट होम मिनिस्टर होंगे, कौन, स्टेट के, तो मेंबर ऑफ द कमिटी। तो ये स्टेट के होम मिनिस्टर जो होंगे वो कौन होंगे, उस कमिटी के मेंबर होंगे। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, मेंबर ऑफ द कमिटी। क्लियर है, अच्छा, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके भी चेयरमैन को यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा, ये चीज याद रख लेना। और अगर है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, और नहीं है तो फिर स्पीकर तो होंगे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और एंड काउंसिल इफ एप्लीकेबल। याद रखना कि कौन होगा, एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो भी इस रिकमेंडिंग कमेटी में रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि अगर दोनों हाउस है तो दोनों हाउस के चेयरमैन और स्पीकर, दोनों हाउस है तो दोनों हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन, चेयरमैन कौन है तो सीएम है, और मेंबर कौन है तो एक मेंबर के फॉर्म में हमारे होम मिनिस्टर रहते हैं, या आप ऐसे याद रखिए स्टेट होम मिनिस्टर ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर है, देखिए, कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मेंबर्स
रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये याद रखना, कोई भी अगर जुडिशियल मेंबर को हम ले रहे हैं अपने कमीशन में, मतलब जज वज को ले रहे हैं जो अभी जज हैं, तो उनको लेने के लिए, इस कमीशन में बुलाने के लिए, अपॉइंट करने के लिए जो रिलेटेड स्टेट है उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना पड़ेगा। बिना उनके अप्रूवल के किसी को भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये लोग सिर्फ रिकमेंड कर देंगे किसी जुडिशियल पोस्ट के लिए तो हो जाएगा? नहीं होगा। किसी भी जुडिशियरी के इंसान को अगर उठाना है या लेना है तो पहले हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा उस रिलेटेड स्टेट के। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में हमारे। चलिए आगे क्या है, टेन्योर क्या है, पोस्ट टेन्योर क्या है और रेस्ट्रिक्शंस क्या है। देखिए इनके पोस्ट टेन्योर रेस्ट्रिक्शंस जो होंगे वो ये होंगे कि किसी गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता इनका, ठीक है, रीअपॉइंट हो सकते हैं ये, मतलब सेम इसमें ह्यूमन राइट कमीशन में ही। तो ऐसे याद रखेंगे। देखिए ड्यूरेशन क्या है, 3 ईयर होगा और 70 ईयर एज होगा, जो पहले आ जाए, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। याद रखना कि मेंबर जो होंगे वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ही रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, ये याद रखेंगे। पोस्ट टेन्योर क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग टेन्योर द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कैन नॉट एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सेफगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। ये कुल मिलाकर के क्या है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मेंबर हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। ये क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि देखो एक तो ऑलरेडी ये जितना जांच वांच करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम किसके अगेंस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं और उसमें इनको जॉब मिल गई बाद में, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। तो पहले ही बात कर दो कि गड़बड़ घोटाला ना हो, तो उस चीज के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, याद रखेंगे। देखिए 3 ईयर टर्म है, 70 साल एज जो पहले हो जाए, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट हमने डाल दिया है। नो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, मतलब ये बाहर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर टेन्योर नो सेंट्रल और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं ले सकते, स्टेट सेंटर कहीं भी ये एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में नहीं आ सकते, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों में कहीं भी ये एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं, ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, अब यहाँ पे बहुत पेच है, और पेच क्या है मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि इनको अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं लेकिन रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट के अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी तो काम कर सकते हैं और कर रहे हैं, और वहां पे गवर्नर को पावर दे दिया जाए हटाने के लिए तो गवर्नर कभी भी हटा देंगे। तो इनके पोस्ट को, इनकी डिग्निटी को सेफ करने के लिए, ताकि ये फियरलेस वर्क कर सकें, रिमूवल प्रोसेस को थोड़ा पेचीदा बना दिया गया। क्लियर है? तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्पाइट बीइंग अपॉइंटेड बाई द गवर्नर, members can be removed only by the president, clear है, of India, ensuring the independence from the state political pressure, clear है, state के political pressures को हटाने के लिए, कि मतलब कहीं भी इन पर political effect ना आए, political मतलब जैसे मान लो कि गवर्नर है या कोई नेताजी का बेटा कुछ किया है तो उसको प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई आपको हम रिमूव कर देंगे, आप ये इंक्वायरी मत करो या ये रिकमेंडेशन मत दो, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो उस चीजों को बचाने के लिए इनको कह दिया गया कि इनको रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। अब हटाने का बेस क्या होगा, तो इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो जाए, इफ एडजस्ट इंसॉल्वेंट, या पेड एम्प्लॉयमेंट में कहीं लग जाए, अगर पता चल जाए कि ये कहीं से सैलरी वैलरी ले रहे हैं एक्स्ट्रा, मतलब सैलरी इन द सेंस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के फॉर्म में नहीं और उसके एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में नहीं, आउटसाइड कहीं सैलरी ले रहे हैं, तो इनको हटा दिया जाएगा। एंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग टेन्योर, क्लियर है। इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ऐसे याद रख लो, मतलब किसी भी तरीके से दिमाग या शरीर में असमर्थता आ जाए या अनसाउंड माइंड, पागल हो जाए, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो देखो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट जांच करेगी और उसके बाद इनको डिक्लेयर किया जाएगा कि हाँ भी अनसाउंड माइंड हो गए, मतलब पागल हो गए हैं, अब ये काम करने लायक नहीं है, इनको हटा दिया जाए। तो ये चीजें थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ये लगभग हम लोग बहुत सारी जगह देख रखे हैं, वहीं जुडिशियल की जहां भी बातें आती है, क्वासी जुडिशियल बातें आती हैं, तो रिमूवल का प्रोसेस यहाँ ऐसा ही रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़े बहुत छोटे छोटे पेच आते हैं और उस पेच में हम फंस जाते हैं, मतलब कहीं थोड़ा सा एक लाइन चेंज कर देगा, पॉलिटी है और उस एक लाइन में ही खेल होता है, तो उन चीजों को थोड़ा सा बारीकी से आप पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। कन्विक्शन फॉर ए क्रिमिनल ऑफेंस, मान लो अगर किसी क्रिमिनल ऑफेंस में इनको पाया गया कि हाँ ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व थे या सजा वजा हो गया, तो उस कंडीशन में हटा दिया जाएगा। अगला बात क्या है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर दो बेसिस पे हटाया जा रहा है तो द प्रेसिडेंट रेफर्स द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल प्रोसीड्स
ओनली इफ द सुप्रीम कोर्ट कंफर्म द ग्राउंड। क्लियर है? कुल मिलाकर के ये है कि अगर मिसबिहेवियर है, मतलब कहीं घूस घूस लेकर के काम किए हैं, कुछ गलत काम किए हैं, या इनकैपेसिटी की बात है, अब काम करने के लिए असमर्थ हो गए हैं, ये इनकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, कुछ भी है ऐसा, तो ऐसे मैटर में इनको तभी रिमूव किया जाएगा जब इनका जांच करवाया जाए। वो भी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट के पास मैटर जाएगा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे जांच करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता है कि हाँ ग्राउंड सही है, जो भी आपने मतलब एलिगेशन इन पे लगा है वो सही है, ये गिल्टी पाए गए हैं, या ये अब नहीं है समर्थ ड्यूटी करने के लिए, तो फिर इनको हटा दिया जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, फंक्शंस ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। काम क्या है? इंक्वायरी इनटू वायलेशंस। कुल मिलाकर के जहां पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है उसको इंक्वायर करना, चेक करना, जांच करना, देखना कि भाई क्यों, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, और उसमें क्या सही अब उपाय हो सकता है। कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शन देना, मतलब कोर्ट को इंस्ट्रक्शन क्या देना, रिपोर्ट्स बना करके दे देना कि भाई यहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, अब आप इस पे एक्शन लीजिए। ठीक है? तो ये चीजें हैं। इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय पब्लिक सर्वेंट्स। क्लियर है? जो भी पब्लिक सर्वेंट्स ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है उसको ये जांचेंगे। ठीक है? कैसे? सो मोटो। सो मोटो मतलब क्या होता है? अपने आत्मज्ञान से, खुद से उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है, गए और वहां मिल भी गया कि हाँ यहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो ये सो मोटो हो गया। दूसरा क्या है? ऑन पिटीशन, मतलब कोई पिटीशन लगा दिया, लिख के दे दिया कि भाई ये ठीक है, या और ऑन कोर्ट्स ऑर्डर, मतलब कोर्ट के ऑर्डर से। अब कोई कोर्ट इनको अपॉइंट कर दे कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे मान लो फोन आया कि किसी शहर में एक ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है और कोर्ट के पास वो मैटर गया, तो कोर्ट बोल देगा कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को ये रिपोर्ट पहुंचाओ और बोलो कि वो जांच करें, तो फिर वो जाकर के जांच करेंगे। क्लियर है? तो ये ऐसी चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है, आराम से समझोगे तो समझ आ जाएगा। जेल इंस्पेक्शन। अब आप जानते हैं जेल में कई बार लोगों को मारा पीटा जाता होगा, या इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता होगा, मतलब अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार होता होगा, समय पे खाना न देना, मारना, ठीक से नहीं रखना। तो स्टेट के विद इन टेरिटरी, स्टेट के अंदर कभी भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जाकर के वहां पे जांच कर सकता है। ठीक है? विजिट जेल्स, डिटेंशन सेंटर्स, एग्जामिन कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स। तो वहां पे जाकर के जो भी डिटेंशन सेंटर है या जेल है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं कि प्रिजनर्स को किस स्थिति में रखा गया है, क्या उनको एक मानवीय तरीके से रखा गया है, क्या उनके अधिकार उनको मिले हुए हैं। जैसे मान लो कोई नेता है या कोई और है या कोई भी हो, उसको बढ़िया खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कोई एक क्रिमिनल ही है तो उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल है और लाइफ प्रिजनमेंट में है, मतलब जीवन कारावास हो गया है, तो उसको मारा पीटा जा रहा है, वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, या बहुत बुरे तरीके से रखा गया है, खाना नहीं दिया जा रहा है हफ्ते हफ्ते भर, तो वो सारी चीजें ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं जब चाहे तब। अगला क्या है? कोर्ट इंटरवेंशन। इंटरवेन इन प्रोसीडिंग ह्यूमन राइट केसेस बिफोर कोर्ट। बहुत इजी है, आप जान रहे हैं, ये तो होता ही है। रिव्यू सेफगार्ड्स, रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर ह्यूमन राइट। अब ये भी मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है भाई, ह्यूमन राइट के सेफगार्ड के लिए जो भी चीजें उनको रिव्यू करना और देखना कि भाई हाँ लीगल सेफगार्ड लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीजें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत है आपको, पर अगर है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी मैं अपने तरफ से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत ज्यादा स्ट्रेच इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि दम नहीं है, चीजें आसान है, एक बार अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ समझोगे, एमसीक्यू लगाओगे, और फिर उसके बाद एक बार और रीड कर लोगे। मतलब एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो सिर्फ प्रवचन सुनने से कोई फायदा नहीं है। देन आफ्टर क्या करो? एमसीक्यूज लगाओ। एमसीक्यू में जो जो लैकिंग हो कि हाँ ये चीजें छोटी थी, क्या हो सकता है हमारे वीडियो में कोई एक पॉइंट वैसे नहीं छूटना चाहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अगर मान लो एट बाई चांस कभी छूटता भी है तो हम एमसीक्यू से कवर करने की कोशिश करते हैं। पोस्ट में हम बराबर एमसीक्यू डाल रहे हैं, जिस दिन हमारा लेक्चर डलता है उसके जस्ट नेक्स्ट डे हम उसके क्वेश्चंस डालना शुरू कर देते हैं, और फिर 2 दिन तक क्वेश्चन डलते रहता है, प्रीवियस के, नेक्स्ट के, प्रीवियस के और नेक्स्ट कैसे डलते रहता है। तो आप क्वेश्चन देखते रहिए, नहीं देख रहे हैं तो आप वहीं से भी एमसीक्यू तो लगा ही लो, क्योंकि गाड़ी चलाना और चला करके देखना दोनों में अंतर है। और फंडामेंटली उसको बस पढ़ लेना कि एक्सीलरेटर ब्रेक है, ये गियर है, तो आपको चला करके देखना होगा। मतलब पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू लगाना होगा अगर पास होना चाहते हैं तो, एक सही मायने में मैं अगर आपको रास्ता बताऊं तो। नहीं तो फिर तो लोग बता ही रहे हैं कि कुछ भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। फंक्शंस क्या है इसका और ब्रॉडर मैंडेट, तो देखिए, एग्जामिन इनहिबिटिंग फैक्टर्स, स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड अदर थ्रेट्स। आप जानते हैं कई स्टेट ऐसे हैं जो टेररिज्म से जूझ रहे हैं और वहां पे लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं, तो उसको एग्जामिन करना कि भाई क्या टेररिज्म या किसी और थ्रेट से या किस कारण से इंसानों को उनके ह्यूमन राइट नहीं मिल रहे हैं, और
क्या किया जाए कि ये चीजें खत्म हो और लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स मिलने लगे, वो बहुत एक डिग्निटीफुल लाइफ जिए और अच्छे से ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। क्लियर है? प्रमोट रिसर्च। अब बट अब ये रिसर्च नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो देखिए, encourage and support research in the field of human right। कुल मिलाकर के ह्यूमन राइट के फील्ड में रिसर्च करना कि कैसे बेटर किया जाए, और फिर उस रिसर्च के बेसिस पे रिपोर्ट्स बना करके गवर्नमेंट को देना कि देखिए हमने ये रिसर्च में पाया है, यहाँ पर लैकिंग हो रही है और ये वाली चीज बहुत अच्छी है, ये भी हो सकता है। क्लियर है? स्प्रेड अवेयरनेस। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस भारत में आधे लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स नहीं पता है। आप रोड पे निकल जाइए, रोक के पूछ लीजिए कि भाई तुम्हारे ह्यूमन राइट कितने हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपके फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो नहीं पता होगा लोगों को। ये मैं मतलब लिख के दे सकता हूँ। ठीक है? तो सबसे जरूरी क्या है भारत में? ह्यूमन राइट्स को अवेयर करना, लोगों को बताना कि भाई ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके राइट्स हैं, आप एटलीस्ट जान लो, तो आप सेफ रहोगे, अच्छे से रहोगे। ठीक है? तो देखिए, प्रमोट ह्यूमन राइट्स लिटरेसी थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक आउटरीच। कुल मिलाकर के शिक्षा के माध्यम से या जनता तक पहुंच करके उनको बताया जाए कि आपके ये राइट्स हैं, आपका ये अधिकार है। आप जानते हो हमेशा एडवर्टीजमेंट भी आता है कि अपने अधिकार जानोगे तो मतलब मजबूत बनोगे। क्लियर है? इनकरेज एनजीओज। अब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एनजीओ आपने देखा होगा, जैसे मैं बार बार नाम लेता हूं, कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ है। ठीक है? एक अच्छा एनजीओ है, बच्चों के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम होता है। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो ह्यूमन राइट के लिए काम करते हैं, और उनको अगर एनकरेज किया जाए, प्रमोट किया जाए, उनको जाकर के अच्छे से ट्रेन कर दिया जाए, उनको इंक्लूड कर लिया जाए अपने साथ कि भाई अगर मान लो कि कोई ये केस है 200 किलोमीटर दूर का और वहाँ नियर बाई एनजीओ है, उसको फोन लगा दिया जाए, जरा आप जाकर के देख लो वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। मतलब काम आसान हो जाएगा। जहां 4 घंटे में लोग पहुंचेंगे वहां 5 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा, वहां पे जांच होने लग जाएगा, चीजें थोड़ा स्पीडी ट्रायल होने लग जाएगा, वो ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये काम है। कोलैबोरेट विथ एंड एनकरेज एनजीओज वर्किंग इन ह्यूमन राइट सेक्टर्स। क्लियर है? अदर एक्टिविटीज में क्या होगा? परफॉर्म एनी अदर फंक्शंस नेसेसरी फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हर वो काम करेंगे जिससे ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो जाए और प्रमोशन हो जाए। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि यहां पर भी फिर कुछ बहुत ज्यादा है। पावर एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन राइट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है? कि पावर और वर्किंग ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? तो सबसे पहले सिविल कोर्ट का पावर होता है। जब भी ये जांच वांच कर रहे होते हैं उस समय सिविल कोर्ट के जो भी राइट्स है, हमने देखा जितने भी कमीशन जब जांच करते हैं तो उनका सिविल कोर्ट राइट जैसा सिविल कोर्ट जैसा उनको पावर मिला होता है। तो देखिए, द SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्लियर है? हमने ईयर देखा है क्या क्या है इनके पास पावर। समन करना मतलब किसी को बुलाना। ठीक है? एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन। कुल मिलाकर के किसी को बुलाना, समन करना और उसको बुला करके उसका अटेंडेंस लेना। जो भी एविडेंस ऑन एफिडेविट है उनकी जांच करना। ठीक है? कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, डॉक्यूमेंट मांगना, डॉक्यूमेंट लिया करके जांच करना, एंड देन आफ्टर रिपोर्ट बनाना। तो देखिए, एग्जामिन विटनेस ऑन ओथ, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कॉल फॉर रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट ऑथोरिटीज। क्लियर है? क्लियर है कि स्टेट ऑथोरिटीज से भी डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं, उसका इंक्वायरी की जा सकती है, उसको जांचा जा सकता है। तो ये इनका मेन काम है, बहुत टफ नहीं है। टाइम लिमिटेशन क्या है? तो आप जानते हैं कि सेंट्रल में जो हमने पढ़ा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो भी 1 साल से पुराना केस नहीं देखते हैं, और अगर कोई केस पहले से प्रोसीडिंग में है तो वो भी नहीं देखते। यहाँ भी वही है। तो द कमीशन कैन नॉट इन्वेस्टिगेट एनी मैटर मोर देन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द एलिज्ड ह्यूमन राइट वायलेशन। क्लियर है? जिस दिन ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है उसके 1 साल से अंदर ही केस देखेंगे। 1 साल से बाद, जैसे मान लो कोई आया 5 साल पहले का केस लेकर के कि साहब 5 साल पहले मेरा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था, बोले भाग यहाँ से। 5 साल बाद आया, भाग यहाँ से, मतलब नहीं करेंगे इंक्वायरी, ये कहना है। दिस लिमिटेशन इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड एंड कैन नॉट बी वेव्ड। कुल मिलाकर के ये क्या है? स्ट्रिक्टली अप्लाइड है, इसको नहीं हटाया जा सकता है। 1 साल के अंदर के ही केस इनको देखना है। वो केस जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देख रहा है उसको नहीं देख सकते, वो केस जो पहले से कहीं कोर्ट में चल रहा है उसको नहीं देख सकते। ये चीज ध्यान रखेंगे, इनका पावर है। देखिए, एक्शन आफ्टर इंक्वायरी। आफ्टर कंप्लीटिंग एन इंक्वायरी द कमीशन में टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या होगा? रिकमेंड कंपनसेशन, मतलब कुल मिलाकर के भाई कंपनसेशन का रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि भाई इनको ये कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन समझते हैं ना? कंपनसेशन वो होते हैं जैसे मान लो कि मेरे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है और मेरे को रहने के लिए घर नहीं है, मेरा घर तोड़ दिया गया,
कुछ भी, तो तत्काल व्यवस्था करके दो, तब तक ये कहाँ रहेगा। तो ऐसा कुछ भी कंपनसेशन हो सकता है, एक अमाउंट हो सकता है, कोई चीज हो सकता है ऐसा, तो कंपनसेशन का तुरंत बात किया जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ राइट वायलेशन। क्लियर है, उस विक्टिम को जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है, इमीडिएट कंपनसेशन का रिकमेंडेशन कर सकते हैं ये। रिकमेंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है, इनिशिएट प्रोसिक्यूशन ऑफ क्वालिटी पब्लिक सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है, कुल मिलाकर के क्या है, क्वालिटी है ये, सॉरी मैंने क्वालिटी पढ़ लिया, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। तो ये क्वालिटी पब्लिक सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल, जो भी पब्लिक सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल है उनके साथ तुरंत मतलब एक्शन लिया जाएगा, भाई बताइए क्या करना है इनका, तो इनको रिकमेंड कर दिया जाएगा प्रोसिक्यूशन को कि भाई इसका इलाज करो, ये आदमी गड़बड़ है, ठीक है। अंतरिम रिलीफ, रिकमेंड इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम पेंडिंग फाइनल ऑर्डर्स। क्लियर है, तो अगर कोई विक्टिम है उसका बचा हुआ है, मतलब अभी प्रोसीडिंग चल ही रहा है, फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, तो उसको अंतरिम रिलीफ दिलवाया जा सकता है। अप्रोच कोर्ट्स, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना कि इनका काम क्या है, रिपोर्ट बना करके कोर्ट्स के थ्रू न्याय दिलवाना, ऐसे याद रख लो आप। तो देखो, अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस और ऑर्डर। क्लियर है, तो ये कोर्ट को अप्रोच करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट को या तो हाई कोर्ट को, इनके अधिकार इनको मिल जाए, या जो भी उसमें एक्शन लेना है, जो इनके अधिकारों का वायलेशन हुआ है उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ रिकमेंडेशंस एंड रिपोर्ट। नेचर में एक लाइन में याद रखो एडवाइजरी नेचर है, बहुत नहीं दिमाग लगाना है, एक लाइन में याद करो एडवाइजरी नेचर है। और एडवाइस हमेशा कैसा होता है, फोकट होता है, मतलब फोकट इन द सेंस मेरे भाषा में कि कोई मेरे को एडवाइस दे रहा है तो क्या है, मानूंगा या नहीं मानूंगा। तो सरकार को भी कोई एडवाइस दे रहा है तो बाइंडिंग इन नेचर होगा क्या, नहीं माने या नहीं माने, सरकार के ऊपर है। तो देखिए की लिमिटेशंस, recommendations of the SHRC are not binding on the state government, they are advisory in nature। कुल मिलाकर क्या, जो भी इन्हें रिकमेंडेशन दिया वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी नेचर के हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इन्फॉर्म द कमीशन ऑफ द एक्शन टेकन विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग द रिकमेंडेशन। कुल मिलाकर के जो भी इन्हें रिकमेंडेशंस दिए हैं उसके 1 महीने के अंदर अंदर इन्हें क्या एक्शन लिया है उसका जांच करना होगा, मतलब रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि इनने 1 महीने के अंदर क्या रिकमेंडेशंस में एक्शन लिए हैं नहीं लिए तो भी उनको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं लिया गया। क्लियर है। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्या है, द SHRC सबमिट्स एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड दीज आर लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। कुल मिलाकर के क्या है कि ये जो भी एनुअल रिपोर्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और स्टेट गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेचर में रखेगा और फिर उसमें मेमोरेंडम होगा, वही बात कि इनके रिकमेंडेशन क्यों माने गए और क्यों नहीं माने गए, माने गए तो कौन कौन से माने गए और जो नहीं माने गए वो क्या कारण था कि नहीं माने गए, ये यहाँ पर ये मैटर है। क्लियर है, ये वही चीजों को गोल गोल घुमा दिया हमने। ठीक है, ऐसे याद रखिए। ह्यूमन राइट कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता था कि ह्यूमन राइट का केस है, जल्दी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जल्दी डिसीजन मिलना चाहिए। अब कोर्ट की स्थिति आप जानते ही, एक बार अगर केस चला गया तो 10 साल 12 साल तक चल रहा है, 15 साल भी चल रहा है, कुछ तो 20-20 25-25 साल भी चल रहे होंगे, पता नहीं। कई सिविल केसेस तो मैंने सुने हैं जो दादाजी लड़ते थे, दादाजी मर गए, फिर उनका बेटा लड़ रहा है, वो मर गए, वो उनके भी बेटे लड़ रहे हैं, मतलब पोता तक चल रहा है, कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ह्यूमन राइट कहाँ मिला उस आदमी को, तो जल्दी ट्रायल हो जाए, जल्दी डिसीजन आ जाए, उसके लिए क्या किया गया है, तो ह्यूमन राइट कोर्ट की बात की गई है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। क्लियर है, ह्यूमन राइट वायलेशंस के स्पीडी ट्रायल के लिए 1993 के में यह भी व्यवस्था किया गया था कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। क्या है ये, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेटअप है, ये आप याद रखेंगे, जिला लेवल पर बनाया जाता है। द ह्यूमन राइट कोर्ट टू बी स्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, हर जिले में बनाया जाएगा ह्यूमन राइट कोर्ट। ठीक है, ये याद रखना। कैसे बनेगा, तो स्टेट प्लस हाई कोर्ट, तो कॉन्करेंस, तो एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है तो क्या वहां के हाई कोर्ट से वो लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, उनकी मतलब हामी भरवानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है और लेजिस्लेचर का जुडिशियरी में उंगली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए, established by the state government with the concurrence of the chief justice of high court। क्लियर है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछने के बाद या उनके कॉन्करेंस के बाद ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बनाया जाएगा, ये याद रखेंगे आप। क्लियर है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब देखिए स्पेशल कोर्ट बना है तो स्पेशल
पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब एक सरकारी वकील भी हायर किया जाएगा। और वकील कौन होंगे, तो याद रखना जिसके पास 7 साल का लीगल एक्सपीरियंस हो। क्लियर है, मतलब 7 साल वकालत का एक्सपीरियंस हो, उनको उठा करके सरकारी वकील यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया जाएगा। इतना याद रखिए, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि ह्यूमन राइट एक्ट में 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। और वो अमेंडमेंट कैसे थे, तो NHRC जो है इसके चेयरमैन एलिजिबल एक्सपांडेड, मतलब इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको एक्सपांड कर दिया गया था। आप जानते हैं पहले क्या था, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ही बन सकते थे, बाद में ये कह दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नाउ एलिजिबल फॉर चेयरपर्सन। क्लियर है, तो ये कर दिया गया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में किसी को भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नाउ एलिजिबल फॉर NHRC, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ चीफ जस्टिस ही पहले बनाए जाते थे चेयरमैन। अब क्या हो गया है कि कोई भी जज हाई कोर्ट के बना दिए जाएंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही बनाए जाते थे। अब क्या कह दिया गया है कि कोई भी जज हाई कोर्ट के बना दिए जाएंगे। सॉरी बोलने में दिक्कत हो गया, कोई आ गया तो ध्यान चला गया था। तो ये ऐसा है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले बनाए जाते थे, अब कौन बनता है, किसी जज को भी बना सकते हैं। ये पहला अमेंडमेंट। NHRC मेंबर्स इंक्रीज, तो पहले 2 लोग होते थे, अब 3 लोग हो गए। और इसमें कंफर्म कर दिया गया कि एक वुमेन का होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था कि कई बार ह्यूमन राइट वायलेशन किसके साथ होता है, वुमेन के साथ होता है। और अगर किसी महिला के पास जाकर कोई पुरुष ऐसा क्वेश्चन करे तो वो डरती हैं या नहीं बता पाती हैं। फीमेल का कन्वर्सेशन फीमेल से बहुत इजीली हो जाता है, तो इनने कहा कि नहीं, एक फीमेल को भी, एक वुमेन को भी इंक्लूड करो, वो बहुत जरूरी है। और ये जरूरी है भी। क्लियर है। न्यू एक्स ऑफिसियो मेंबर्स ऑफ NHRC, NHRC, तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये SHRC कर देंगे। ठीक है, देख लो। द चेयरपर्सन ऑफ NCBC, NCPCR एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी आर नाउ एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। अब ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए बोला गया इसमें कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसमें, या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो भी आप बना लो, उसमें इनसे भी आप सलाह ले सकते हो। किससे, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन हमने पढ़ा ही है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो जो हमने पढ़ा था वो सब लोग। तो उनमें से ये 3 लोगों को इनने उठाया, 1, 2 और ये तीसरा। ठीक है। SHRC क्या है, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन चेयरपर्सन एलिजिबिलिटी एक्सपांडेड। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर NHRC के लिए इनने एक्सपांड कर दिया था, यहाँ पर SHRC के लिए भी एक्सपांड कर दिया है। यहाँ पे क्या बोल दिया, हाई कोर्ट के जज के साथ साथ कौन चेयरमैन बन सकता है, चीफ जस्टिस के साथ साथ जज भी बन सकते हैं। क्लियर है। नॉट ओनली द रिटायर्ड चीफ जस्टिस नाउ एलिजिबल फॉर SHRC, मतलब पहले क्या होता था कि सिर्फ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही चेयरमैन बनते थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। अब बोल दिया कि नहीं, कोई जज भी बन सकते हैं। क्लियर है, वही चीजें हैं। टेन्योर रिडक्शन कर दिया, 5 साल से 3 साल कर दिया, ये याद रखेंगे। यूनियन टेरिटरी असाइनमेंट क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में असाइन ह्यूमन राइट फंक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज टू द SHRC, एक्सेप्शन दिल्ली है। तो याद रखना कि दिल्ली को छोड़ करके, क्योंकि दिल्ली को कौन देखता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखता है। किसी भी यूनियन टेरिटरी में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया जा सकता है, मतलब यूटीज के लिए भी अपने इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट कमीशन बनाए जा सकते हैं, दिल्ली को छोड़कर। ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, यूपीएससी रिवीजन के लिए, मतलब यूपीएससी क्या, सारे ऑल एग्जाम यहाँ पर याद रखो। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए समान रूप से जरूरी है। आपका यहाँ से MCQ बहुत सारे कवर हो जाते हैं। हम लास्ट में कोशिश करते हैं कि हर बार एक ऐसी स्लाइड डालें जिसमें शॉर्ट रिवीजन हो, बहुत फास्ट रिवीजन हो, आपको पूरा समराइज फॉर्म में मिल जाए, ताकि MCQ लगाते समय आपको चीजें याद रहें। तो देखिए, नेचर कैसा है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया है। और वो एक्ट क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप जानते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हटाता कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटाते हैं। हटाने के लिए हमने देख लिया था कंपोजिशन क्या होता है, तो चेयरपर्सन और 2 मेंबर। अब टोटल 3 और 1 अभी ऐड कर दिया 2019 के बाद, तो एक फीमेल भी होंगी। ऐसे याद रखो। चेयरपर्सन का क्वालिफिकेशन क्या है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट जज। अभी 2019 में ये अमेंडमेंट जो आया था उसमें बोल दिया था कि हाई कोर्ट जज भी हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी कौन होता है, गवर्नर। ऑन कमिटीज रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन कमिटी हमने पढ़ा था जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, CM होते हैं। ठीक है, फिर होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चेयरमैन,
है ना, स्पीकर, वो सारी चीजें। रिमूवल अथॉरिटी कौन है, तो प्रेसिडेंट हटाते हैं। टेन्योर 3 साल और 70 साल जो पहले हो जाए। रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल होगा। जुडिक्शन कैसा है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा यूनियन लिस्ट पे काम नहीं करेंगे क्योंकि राज्य का है, क्लियर है। तो सेंट्रल लिस्ट में काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरी 1 साल, 1 साल से पुराना कोई भी केस नहीं देखते हैं ये आप याद रखेंगे। रिकमेंडेशंस किसको देते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, और रिकमेंडेशन इनका कैसा है, तो एडवाइजरी है, क्लियर है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कैसा है, 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है। और क्या है, तो स्टैट्यूटरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो आप जानते हैं 19 का जो स्टेट वो आया था, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके तहत बनाया गया था, सॉरी, क्लियर है। SHRC derived its authority from act of parliament, it can be amended और डिसॉल्व बाय लेजिस्लेशन, मतलब इसको अमेंड और डिसॉल्व करना हो तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाएगा, जिसने बनाया वो खत्म करेगा। एडवाइजरी रोल है, ठीक है। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। 2019 में अमेंड किया गया था इसको, लेटेस्ट, और उसमें क्या क्या किया गया था ये आपने देख लिया, मैं रीड नहीं करता हूं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर है। यहां पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।